ओके, आज हम पढ़ने वाले थे प्रिज्म थ्योरी। इसमें प्रिज्म के क्वेश्चन कैसे करना है। दिस इज पेज नंबर 1, प्रिज्म थ्योरी के क्वेश्चन है इस पे आज। प्रिज्म प्रिज्म के जो क्वेश्चन, इट इज आल्सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, बट यहाँ पे पैरेलल सरफेस नहीं होता है, सिर्फ प्लेन सरफेस है। क्योंकि जैसे ये सपोज प्रिज्म हमने लिया, ठीक है, दिस इज द प्रिज्म। अब बात ये है कि भाई यहाँ पे प्रिज्म में 3 एंगल है। सपोज दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल ए। इस पे एक टर्म होता है कि भाई हम प्रिज्म एंगल किसको बोलेंगे, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे। ठीक है, प्रिज्म किसको बोलेंगे या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म किसको लें यहाँ पे, क्योंकि प्रिज्म में 3 एंगल होते हैं आपके पास में, है ना। देयर आर 3 एंगल्स इन प्रिज्म। किसको अपन यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। लुक एट हियर, आई हैव अ प्रिज्म हियर। ये देखो प्रिज्म दिख रहा है ना। तो ये जो डायग्राम है, ये एक्चुअल में किस तरह से डायग्राम, ये हमने प्रिज्म को ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा रखा हुआ प्रिज्म, ये ऐसा रखा हमने प्रिज्म को। ठीक है, समझ गए। प्रिज्म को ऐसा रखा है, मतलब ये व्यू आपको दिख रहा है। तो जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली फेस पे आएगी और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे। तो ये आपको प्रिज्म दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। दिस इज द प्रिज्म। क्लियर हो गया। अभी प्रिज्म देख लिए, वैसे देखा होगा प्रिज्म आपने, ये इस तरह से, और आपने इसको यहाँ पे ऐसा रखा है ये। तो ये व्यू आपका है, मतलब ये वाला फेस एक ऐसी आएगी, ये फेस एक ऐसी आएगी, और रे ऑफ लाइट यहाँ से फिर इस पे एंटर करेगी। समझ गए, समझ गए या नहीं। यस सर। ओके, देन आप इस पे 3 एंगल आपको दिख रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसमें क्वेश्चन ये रहता है कि भाई, क्वेश्चन में दिया रहता है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो इधर का मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम भी एयर है, और ये प्रिज्म सपोज ग्लास मटेरियल का बना हुआ है। तो म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हियर। तो सपोज ये वाली फेस पे रे ऑफ लाइट इस तरह से एंटर हो रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फर्स्ट नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपकी हो गई पी से लेकर क्यू तक, ये वाले पॉइंट तक। फिर रे ऑफ लाइट यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे पी क्यू। और फिर एक नॉर्मल आप एक और यहाँ पर ड्रॉ करोगे, दिस इज सेकंड नॉर्मल पी क्यू, एंड दिस इज आर। और फिर ये बनेगी आपकी इमरजेंट रे ई आर, और यहां पर का एंगल हो जाएगा आपका ई। एक एंगल यहां पर बन रहा है, दिस इज R1, और एक एंगल ये बन रहा है, दिस इज R2। क्योंकि नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 माइनस R1, और ये एंगल आपका 90 माइनस R2 रहेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो इस डायग्राम में जो प्रिज्म एंगल है वो कौन सा रहेगा। इस डायग्राम में प्रिज्म एंगल इज ए। प्रिज्म एंगल कौन सा कहलाएगा इसमें, ए इज द प्रिज्म एंगल हियर। आप ए को इसमें प्रिज्म एंगल बोलोगे, या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस डायग्राम में एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म एक ही बात है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे ट्राइंगल बनना चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड रे। नाउ पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस इज इमर्जेंट रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और कोई भी एंगल प्रिज्म का मिल जाए तो एक पूरा ट्राइंगल आपको दिखना चाहिए, तो फिर आप इस एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलोगे। तो इस डायग्राम में जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाले डायग्राम के लिए, तो यहाँ पे एबीसी में, सो देयरफॉर फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम एंगल ए
एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म इज एंगल ए। एंगल ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, और यहाँ पे तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 180 डिग्री। जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वही है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ पर से देखोगे आप तो इस डायग्राम पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए क्यू आर में, ए क्यू आर ट्रायंगल जो बन रहा है, R1 और R2 क्या है यहाँ पे, R1 और R2 दो एंगल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, R1 एंड R2। R1 क्या है यहाँ पे, ए बी सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर ए बी फेस, ए बी सरफेस, और AC सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल कौन सा है, R2। R2 इज रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर AC सरफेस। I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ये कुछ रे डायग्राम मतलब प्रिज्म थ्योरी में जो हमको बेसिक चाहिए। अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये समझ गया पूरा कि डाउट है कुछ, समझ गए या डाउट है सर? हाँ तो ये डायग्राम और एक बार बताइए ना। हाँ ठीक बताता हूँ बेटा। प्रिज्म का डायग्राम है जिसमें IR इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे AB फेस पे जाएगी, क्योंकि प्रिज्म का मटेरियल ग्लास का है और बाहर का मीडियम आपका एयर का है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, देखो ये फेस ये है और यहाँ पे आप ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये इंसिडेंट रे जब ये इसके अंदर आएगी ग्लास के अंदर तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से बाहर निकलना है तो यहाँ एक और नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो जब ये यहाँ से बाहर आएगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए एंगल ऑफ इमर्जेंस होगी। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए बी फेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल ये R1 है, और R2 क्या है यहाँ पर, AC फेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल है। क्लियर हो गया। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। प्रिज्म का एंगल किसको बोलोगे, रिफ्रैक्टेड लाइट, और प्रिज्म का जो एंगल है, जैसे प्रिज्म में 3 एंगल है A B C, तो इसमें किसको आप रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे प्रिज्म का। तो जब ये कोई ट्रायंगल यहां से कंप्लीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे A के साथ ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, तो आप A को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलोगे या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलोगे। समझ गए, समझ गए। यस ओके अभी देख लो उसमें बोर्ड में देखो, पूरे हर एक टर्म को पढ़ लो, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें तो ना समझो, आप लोग बोर्ड में पूरा पढ़ो एक बार अच्छे से, है ना। पढ़ लिए, आगे बढ़ूंगा अब मैं। पढ़ लिए क्या, यस सर। ठीक है। अब पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर ले लिया। ठीक है। पेज नंबर 2 अब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक डायग्राम है A B C, दिस इज एनी प्रिज्म, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, इधर ही चट रहा है। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। माइक म्यूट करो भूमिका, माइक म्यूट करो। सॉरी सर। दिस इज फर्स्ट डायग्राम, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बताना कौन सा है, ठीक है।
इस पे एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है कितना है। दूसरा डायग्राम, ए बी एंड सी, this is incident ray and this angle of emergence, ये emergent ray, ये angle of incidence, ये first normal और ये second normal। तीसरा डायग्राम ये है, इन तीनों डायग्राम में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म आइडेंटिफाई करना है। पहले वाले में कौन सा है? ए। एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फर्स्ट वाले डायग्राम में कौन सा है? एंगल ए। ये सेकंड वाले डायग्राम में कौन सा एंगल है? एंगल बी। और ये थर्ड वाले डायग्राम में कौन सा एंगल है? एंगल सी। एंगल सी इज द प्रिज्म एंगल। तो तीनों एंगल को आप आइडेंटिफाई करना समझ गए। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलोगे आप, है ना? तीनों में से किसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, समझ गए? यस सर। रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना? ठीक है, बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि टूटा हुआ प्रिज्म दे दिया मान लो, लेकिन सिचुएशन ऐसी दी हुई है कि ये टूटा हुआ प्रिज्म है, यहाँ पे ऐसा, जिसपे दो एंगल तो आपको दिख रहे हैं बी एंड सी, लेकिन ये यहां से टूटा हुआ है। और जो रे डायग्राम बना हुआ है, दिस इज फोर्थ डायग्राम, रे डायग्राम ऐसा बना हुआ है। ये एंगल, ये इमर्जेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये टूटा हुआ प्रिज्म है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो ऐसा, हमें नहीं पता ये क्या है ये। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा रहेगा? एंगल ए रहेगा, फोर्थ वाले डायग्राम पे। समझ गए? समझ गए? अगर टूटा हुआ प्रिज्म है तब भी आप निकाल सकते हो, रे डायग्राम ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? अरे समझ गए? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। एंगल ऑफ प्रिज्म का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। नाउ पेज नंबर 3 देखो। पेज नंबर 3 पे अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर। ये प्रिज्म है एंड मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रे ऑफ लाइट है यहाँ पे, दिस इज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फर्स्ट नॉर्मल, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, और ये है आपकी इंसिडेंट रे। यहां से ये इस तरह से आएगी, तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये फिर इस तरह से जाएगी, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज सेकंड नॉर्मल। ठीक है? एंड ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर का, ये R2 है। अब ये एंगल अंदर का ये कितने का आएगा? दिस इज 90 माइनस R1, और ये एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस
R2, P, Q, R and then S. Then from triangle PQR से, सॉरी, ट्राइंगल AQR से, AQR एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे A है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल्स टू एंगल A. एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल A है, यहाँ पे देखो डायग्राम पे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है इस डायग्राम के लिए. अब एंगल A प्लस एंगल 90 माइनस R1 प्लस एंगल 90 माइनस R2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा. इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल A माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और A is equals to R1 plus R2. So remember this result. What is R1? Refracting angle from first surface AB, and R2 is refracting angle from second surface. तो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, इनको याद रखना. रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में ये रिलेशनशिप है, याद रखोगे इसको. समझ गए या डाउट है? समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गया सर. बाकी बच्चे भी किसी को पूछना है देख लो, डायग्राम पे देख लो. समझ गए? किसने बोला था रिपीट करने के लिए? देखो डायग्राम देखो, बस कुछ नहीं है वहां पे एक्सप्लेन करने का भी है ना. डायग्राम देखो एक बार आप लोग. किसने पूछा था ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो स्पेशल कंडीशन होती है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे R1 और R2 भी जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये भी अलग अलग हो सकते, सेम भी हो सकते, बट सेम होने के लिए स्पेशल कंडीशन है, वो अभी बताऊंगा मैं, है ना. समझ गए इतना? यस सर. ओके. और कोई डाउट है? अभी समझ गए इतना, आगे बढ़ूंगा मैं. अब डेविएशन निकालना. अभी हमने एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल के बीच में, अभी इसके बीच में रिलेशनशिप निकाले हमने R1 R2 और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में. अब डेविएशन निकालते हैं. टोटल डेविएशन कैसे काउंट करना है? तो दिस इज पेज नंबर 4. नाउ पेज नंबर 4, टोटल डेविएशन कैसे काउंट करोगे? टोटल डेविएशन इन प्रिज्म, टोटल डेविएशन इन प्रिज्म. प्रिज्म में टोटल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये हमने प्रिज्म ड्रॉ कर दिया. दिस एंगल इज A और ये इंसिडेंट रे है. दिस इज फर्स्ट नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे. अगर मान लो ये प्रिज्म यहाँ पर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी सीधी जाती है ना. दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. लेकिन यहाँ पर प्रिज्म आने के कारण जो रे ऑफ लाइट है ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पे दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R हेयर. अभी इस पे देखो, यहाँ पर इतना डेविएशन क्रिएट हो गया, दैट इज Δ1. ये इतना डेविएशन आ गया और ये एंगल यहाँ पर R1 के बराबर है अंदर का. तो पहली बार रे ऑफ लाइट यहीं पर डेविएट हो गई, यहीं पे मुड़ गई, ये इतनी मुड़ गई, यहाँ पे QR की तरफ जाने लगी. जाना चाहिए था सीधी सीधी, यहाँ पे मुड़ गई. तो इतना डेविएशन यहाँ पे आ गया फर्स्ट फेज पे. तो फर्स्ट फेज का डेविएशन कितना है? देयरफॉर डेविएशन Δ1, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता तो Δ1 की वैल्यू आएगी I माइनस R1. इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. देखो Δ1 इज I माइनस R1. चेक करो, Δ1 इज I माइनस R1. समझ गए?
डेल्टा वन इज आई माइनस आर वन, समझ गए या नहीं? हाँ सर। अब सेकंड वाली सरफेस से देखते हैं अभी। अब सेकंड वाली सरफेस से जब यहां से रे ऑफ लाइट फिर से बाहर निकलेगी तो ये एंगल यहां पर का R2 रहेगा, और रे ऑफ लाइट जब अभी फिर से रे ऑफ लाइट को ये निकलना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन फिर से बैंड हो गई रे ऑफ लाइट। सो दिस इज द इमर्जेंट रे RS, और इतना पूरा जो एंगल, दिस इज सेकंड नॉर्मल एक्चुअली, ये पूरा एंगल आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट फिर से कितना मुड़ गई, इतना और मुड़ गई, दिस इज डेल्टा 2। तो अब डेल्टा 2 कितना आएगा, व्हाट इज डेल्टा 2 हियर? डेल्टा 2 कितना रहेगा? डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख लो अभी, तो दो बार डेविएशन हो गया यहाँ पे रे ऑफ लाइट पे, समझ गए? दो बार डेविएशन हो गया। एक बार हो गया डेविएशन आपका AB सरफेस पे, और दूसरी बार डेविएशन कहां पर हो गया? AC सरफेस पे। फर्स्ट डेविएशन फ्रॉम AB सरफेस and second deviation from AC surface. Second deviation is delta 2. This is the original direction from AC surface, but यहां से ये इधर पे डेविएट हो गई इतना, और पहले वाली सरफेस में ये जाना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसी गई, तो ये फर्स्ट डेविएशन यहाँ पे है। तो ये दोनों डेविएशन मैंने लिख दिया, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? देख लो भाई, डेविएशन देख लो दोनों, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। सर इमर्जेंस वाला फिर से बताओ ना। हाँ, उसको देखना बेटा, इमरजेंस वाले को देखना, तो डायग्राम में देख, मतलब ऐसा सिर्फ डायग्राम पे देखो। डेल्टा 2 देखो, डेल्टा 2 की वैल्यू E माइनस R2 देखो, बराबर है भूमिका कहाँ भी? यस सर। समझ गए अभी? यस सर। समझ गए पक्का? यस सर। हाँ, पक्का। ओके। देन अब दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन पे हो रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल डेविएशन हियर? दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन पे, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन रे ऑफ लाइट इधर गई, तो विच इज टोटल डेविएशन? जाना चाहिए था यहाँ पे, चली गई इधर, तो इतना जो एंगल बन रहा है दिस इज डेल्टा, और ये डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज है, इसी डायरेक्शन पे है, और डेल्टा 2 भी इसी डायरेक्शन पे है, दोनों सेम डायरेक्शन पे। तो ये क्या बन गया आपका टोटल डेविएशन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों सेम सेंस पे, दोनों क्लॉकवाइज सेंस पे, इसलिए दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो ये वाला क्लॉकवाइज सेंस पे आता और ये रे इधर चली जाती, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे आ जाता, तो आप एक को सब्ट्रैक्ट करते दूसरे में से, पर दोनों डेविएशन सेम सेंस पे गए, तो टोटल डेविएशन के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों एंगल का सम कर दोगे। सो देयरफॉर टोटल डेविएशन इज I minus R1 plus E minus R2. So therefore total deviation is I plus E minus R1 plus R2. अरे समझ गए या नहीं? हेलो, ये समझ गए टोटल डेविएशन I plus E minus R1 plus R2? ओके, तो टोटल डेविएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास वहां स्पेस कम है। सो टोटल डेविएशन इज I plus E माइनस R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है, पहली पढ़ लिया अपन ने। सो टोटल डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म। देख लो अभी, I प्लस E माइनस A, R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है, अभी पढ़े हमने। तो ये टोटल डेविएशन बन गया आपका, कितना बन गया टोटल डेविएशन? I प्लस E माइनस A बन गया, है ना? देख लो अभी भाई, कोई डाउट है तो पूछो। अरे समझ गए टोटल डेविएशन? देख लो अभी। समझ गए? यस सर।
देख लो, अभी रुका हुआ हूं मैं, लेफ्ट साइड पे सबसे आखिरी पे लिखा हूं मेरे। नाउ पेज नंबर 5 देखो, अभी इस पे स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका क्या है, दिस इज प्रिज्म, और यहां पर मैं इसको मान लूं ये फर्स्ट मीडियम है, प्रिज्म का मटेरियल आपका ये सेकंड मीडियम हो गया, और ये थर्ड मीडियम है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग मीडियम आपको दिए हुए, प्रिज्म के साइड पे अलग मीडियम है, प्रिज्म का मीडियम अलग है, ये थर्ड मीडियम है। तो फिर आपको स्नेल्स लॉ कैसे लिखना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो फर्स्ट और थर्ड जो मीडियम है वो कौन से रहेंगे, आपके एयर मीडियम रहेंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया तो फिर फर्स्ट और थर्ड, जैसे ये प्रिज्म देख रहा है, कुछ नहीं है तो भाई इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, दोनों तरफ। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लिया है कि भाई ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये प्रिज्म का सेकंड मीडियम, और ये थर्ड मीडियम बन गया आपका। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1a, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर ये एयर है तो फिर ये 1 आ जाएगा। एंड दिस इज refractive index of second with respect to air, this is refractive index of first with respect to air, refractive index of third with respect to air, तीनों के मैंने refractive index लिख दिया। और अगर फर्स्ट और थर्ड आपके एयर मीडियम है तो फिर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम μ1a का मतलब क्या हो गया, दिस इज μ1, μ2a का मतलब हो गया μ2, एंड ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पे। μ3a का मतलब हो गया सिंपली μ3। ऐसा भी हो सकता है कि इधर पे एयर रहे, ये ग्लास रहे और ये वाटर रहे, ऐसा भी हो सकता है, मतलब तीनों तरफ अलग अलग मीडियम भी हो सकते हैं। तो अब जो स्नेल्स लॉ लिखा जाएगा, दिस इज ए बी एंड सी, ये आपका प्रिज्म एंगल ए है। अब इंसिडेंट रे, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल, इंसिडेंट रे आपकी इस तरह से आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू। यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से गई, ये R1 एंगल, फिर ये सेकंड नॉर्मल, दिस इज N2, और ये इमर्जेंट रे, दिस एंगल इज R2, दिस इज इमर्जेंट रे P Q R एंड S। ये डायग्राम समझ गए अभी आप लोग? हेलो, डायग्राम समझ गए? अरे डायग्राम समझ गए कि नहीं? यस सर। ये अगर मान लो ग्लास से ये ज्यादा डेंसर रहता तो ये रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होती, ये और इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिया, लेकिन हमको स्नेल्स लॉ लिखना है। तो भाई ए बी फेस के लिए स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे, ये वाली फेस के लिए, यहाँ पर के लिए आप स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पर के लिए जब आप स्नेल्स लॉ लिख रहे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, μ1 sin I, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R1। तो ये स्नेल्स लॉ है कौन सी फेस के लिए, ए बी फेस के लिए, या यहाँ पर की बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ आएगा। और ये वाली बाउंड्री के लिए फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। तो ये वाली बाउंड्री के लिए आप स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे, यहाँ पर के लिए, इस बाउंड्री के लिए आप स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे, दैट इज μ2 sin R2 इक्वल्स टू μ3 sin E। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ फॉर AC फेस। तो आपको इस बाउंड्री के लिए अलग स्नेल्स लॉ लिखना है, इस बाउंड्री के लिए अलग स्नेल्स लॉ लिखना है, ठीक है। ये दोनों फेस पैरेलल नहीं है, इसलिए ये और ये सेम नहीं आएंगे, वो कोई स्पेशल केस में सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बाउंड्री यहाँ पे पैरेलल नहीं है ना, ए बी और AC। अगर पैरेलल होते हैं तो फिर आप डायरेक्ट μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 इक्वल्स टू μ3 sin I3 लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये दोनों बाउंड्री पैरेलल नहीं है, इसलिए इस फेस के लिए आपको अलग से स्नेल्स लॉ लिखना है, इस फेस के लिए आपको अलग से स्नेल्स लॉ लिखना है।
हाँ, यहाँ पे ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई रहेगी कि भाई a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ये ठीक है, ये सेटिस्फाई रहेगा। और जो टोटल डेविएशन है इसका, टोटल डेविएशन इज i प्लस e माइनस a, ये भी सेटिस्फाई रहेगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? देख लो, दोनों सरफेस के लिए आपको अलग अलग स्नेल्स लॉ लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं? स्नेल्स लॉ समझ गए? Yes, sir. ओके, कोई डाउट अभी किसी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ पर है क्या भाई? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ठीक है, ना पेज नंबर 6 पे अपन आते हैं। पेज नंबर 6, कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके हम देखते हैं अभी। कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रिज्म वाले, फिर आगे का हम पढ़ेंगे। प्रिज्म के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन एकदम, है ना। देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ये सपोज हमने प्रिज्म मटेरियल लिया और ये एंगल सपोज 60 डिग्री का है, पर जरूरी नहीं कि ये 60-60 के हों, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए। एंड दिस एंगल I इज इक्वल्स टू सपोज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये R1 एंगल हो गया। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, ये एंगल R2 है एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर? फाइंड R1, R2 एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? √3। अरे समझ गए? Yes, sir. ठीक है, कैसे निकालोगे अब इसको? और इधर पे कोई मीडियम नहीं दिए तो आप ये मान लेना कि ये भी एयर है और इधर पर भी एयर है। वन मिनट, हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। कुछ और वैल्यू लेना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ कैलकुलेशन में उलझ जाओगे नहीं तो। चलो इसको 60 डिग्री ले लो और म्यू इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, चलो अभी फटाफट देखते हैं कितना आएगा।
ये प्रिज्म एंगल भी 60 डिग्री का दिया हुआ है और ये एंगल 60 डिग्री का है, R1 हमें नहीं पता। अब ये बाकी के एंगल हमको फाइंड आउट करना है। समझ गया क्वेश्चन? तो पहले आप ए बी फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, ये वाली फेस के लिए। तो ये फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप मीडियम लिखो ना, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो आप क्या लिखोगे, μ1 sin I equals to μ2 sin R1। μ1 is 1, this is sin 60, μ2 is √3 into sin R1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3/2 is equals to √3 into sin R1। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा ये वाली फेस के लिए, therefore sin R1 is 1/2, R1 is equals to 30 डिग्री। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, तो R1 निकल गया। अब आप सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, R1 आपका 30 डिग्री आ गया, R2 आपको नहीं पता, और ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ प्रिज्म A वाला, है ना। तो ये कितना बचेगा आपके पास में, R2 इज आल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये भी R2 30 डिग्री आ गया, बट दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जरूरी नहीं कि सेम हो, है ना। और ये जो पर्टिकुलर केस है इसको मिनिमम डेविएशन बोलते, वो आगे बताऊंगा मैं। अब आप कौन सी फेस के लिए लिख दो, AC फेस के लिए। तो AC फेस के लिए μ2 sin R2 इज इक्वल्स टू μ3 sin E। सो μ2 की वैल्यू आपके पास √3 है और ये sin 30 डिग्री, μ3 हो गया 1 और फिर आ गया आपका sin E। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, √3 sin 30 हो गया आपका 1/2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन E। तो साइन E की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2, तो E इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो E भी निकल गया आपका, R1 भी निकल गया, R2 भी निकल गया फॉर दिस गिवन डेटा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। कैलकुलेशन देख लो, बाकी बच्चे जिनको नहीं समझा पूछ लो अगर कुछ है तो। ठीक, देन पेज नंबर 7 एक और क्वेश्चन है। नाउ पेज नंबर 7 एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि ये प्रिज्म का एंगल, ये प्रिज्म दिया हुआ है आपको, लेकिन एक फेस को आपने सिल्वर कर दिए, ये ऐसे इस फेस को आपने सिल्वर कर दिए और ये एंगल सपोज आपका 60 डिग्री का है। यहां से कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है विद द एंगल 30 डिग्री सपोज, लेकिन जब ये रे ऑफ लाइट ये वाली फेस पे पड़ रही है आपकी, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है ये, मतलब जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आ गई। समझ गए? यहाँ पर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें नहीं पता, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 30 डिग्री के एंगल पे अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर करती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा आइडिया बताओ जरा मुझे। पाथ को रिट्रेस कब करेगी ये बताओ, ये पाथ को रिट्रेस कब करेगी? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। हाँ, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, बिल्कुल सही। मतलब इसका नॉर्मल ऐसे ही है n2, ये फर्स्ट नॉर्मल, ये R1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर? 0, है ना। अरे समझ गए कि नहीं? R2 की वैल्यू 0 रहेगी ना। यस सर। तभी तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। ये क्लियर हो गया? तो फिर ये म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आप निकाल सकते हो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे सिंस
एक काम करता हूँ मैं, इसको 60 डिग्री का एंगल करता हूँ और ये 30 डिग्री का एंगल है ना। So since R1 plus R2 is equals to angle of prism, R1 किसके इक्वल है यहाँ पर? What is the value of R1? R1 अभी हमें R1 नहीं पता, but R2 is 0, A is 30 degree, so therefore R1 is also equals to 30 degree. क्लियर हो गया अभी? ये नॉर्मल इंसिडेंस में ऐसा होगा। और फिर अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो। नाउ बाय स्नेल्स लॉ लगाओगे ए बी फेज के लिए, तो म्यू1 आपका ये जो मीडियम है ये फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, इधर तो गए नहीं हम। तो म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 इंटू साइन R1। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको एयर मानना है। तो 1 इंटू साइन आई कितना डिग्री है? 60 डिग्री। म्यू2 आपको नहीं पता और ये साइन 30 डिग्री। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस इज √3/2 म्यू2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू2 इज इक्वल्स टू √3। और ये भी बोल सकते हो आप कि म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल्स टू √3। इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3 है। ठीक है, समझ गए ये? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। ओके, कोई डाउट भाई किसी को भी? किसी को कोई डाउट है? देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो कैलकुलेशन। कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो भाई। नहीं है? आगे बढ़ूं? देख लो अभी। नहीं है? हेलो, डाउट है क्या? आज इतने ही पढ़ेंगे, बाकी अब मंडे को देखेंगे। ठीक है, आपका अभी प्रिज्म आधा हो गया, आधा और। हाँ बोलो सुशांत। सर वो एंगल 0 होगा कि 180 होगा? अरे 0 होगा ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R2 की वैल्यू 0 होगी तब तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ना। ठीक है। हेलो सर नहीं समझा। अरे रे ऑफ लाइट अगर वहां पे मीडियम अलग रहा तो कौन सा वाला मीडियम, तो भी ये आएगा ना आंसर। मीडियम भी अगर आपका अलग है तो फिर म्यू2 अपॉन म्यू1 लिखोगे, दैट इज इक्वल्स टू √3। अगर एयर है तो सीधा म्यू2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर √3 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू 0 क्यों है? ठीक है, देख R2 की वैल्यू 0 क्यों दिख रही है यहाँ पर? यहाँ पे देखना भी, इसके बारे में बताना। ये सरफेस है सर, ये नॉर्मल हो गया। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर सीधी आ रही है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। रे ऑफ लाइट यहीं से वापस चली जाएगी, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये भी 0। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे, बाकी अब कल की क्लास में। ओके, आज के लिए इतने, बाकी कल की क्लास में। ठीक है, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर मैंने ग्रुप में परसों के दिन क्वेश्चन